अगर हमें छोटे मोटे खरोंच और चोट फेट से भी अगर हमारा रक्त बहने लगे और वो लंबे समय तक बहता रहे और वो ना रुके, तो यूं समझिए कि भी हीमोफीलिया है, ये रेयर डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है, और साथ में क्या इसको हम डिसेबिलिटी की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास दो तरह की जांच इसमें होती है। ऐसे रीजन क्या है जिनसे हीमोफीलिया होता है? नमस्कार, 91.2 NIVH हेलो दून में मैं अमित रंजन और मेरे साथ आज फिर से एक खास विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है और इस डे पे मैं आपसे अवश्य दो पंक्तियां कहना चाहूँगा। रक्तदान जीवन दान, रक्त ही है शरीर का महाप्राण, यदि होता है अति रक्तस्राव तो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक त्राण जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है और बीमारियों से भी हमें घेर सकता है, जिसके कारण हमारे शरीर का यदि रक्त दूषित हो जाए या बह जाए आवश्यकता से अधिक तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और यही रक्त हमारे शरीर में यदि सुरक्षित रहे तो हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट और हमेशा फुर्तीला बना रह सकता है। तो चलिए जानते हैं हीमोफीलिया के विषय में हमारे खास विशेषज्ञ से। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अमित जी। जी सर, हमारा सर से क्वेश्चन है कि सर हीमोफीलिया कब और क्यों मनाया जाने लगा? जैसे कि हम लोग जानते कि भी आज 17 अप्रैल को हम लोग हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। ये एक विशेष दिन है। इस दिन 1989 में जी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की गई, जिनके संस्थापक थे फ्रैंक स्कैनबल। उनका जन्मदिन है 17 अप्रैल को, तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर सन 1990 से इस दिवस को हीमोफीलिया डे के तौर पे मनाया जाने लगा। बिल्कुल सर। तो हम चलते हैं सर से अगला प्रश्न जानते हैं कि सर हीमोफीलिया क्या है और इसके अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ये दर्शाती हैं कि हीमोफीलिया से ये व्यक्ति ग्रसित है? ओके, अमित जी, जैसा कि आपने स्वयं अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भी हीमोफीलिया अति रक्तस्राव की एक स्थिति है। हम सब जानते हैं और हम सब जीवन में छोटी मोटी खरोंच और चोट का शिकार होते रहते हैं, और हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे चोट फेट लगती रहती है जिसमें कि हमें बहुत बड़े उपचार की आवश्यकता नहीं होती है ना, और हमारे घाव स्वतः ही भर जाते हैं या हमारा ब्लड जो है स्वतः ही कुछ देर बहने के बाद रुक जाता है। तो ये हमारे ब्लड की एक कंडीशन होती है जिसमें कि रक्त को, यानी कि ये शरीर का एक रक्षा तंत्र है जी। तो वो अपने आप जो है हमारे उस छोटी मोटी ब्लीडिंग को बंद कर देता है क्लॉटिंग के माध्यम से। हीमोफीलिया के अंदर ये ही जो छोटा मोटा जो शरीर का जो रक्षा तंत्र है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग की जो समस्या, ब्लड का क्लॉट हो जाना, वो रुक जाता है ना, वो बाधित होता है। तो जब अगर हमें छोटे मोटे खरोंच और चोट फेट से भी अगर हमारा रक्त बहने लगे और वो लंबे समय तक बहता रहे और वो ना रुके, तो यूं समझिए कि भी हो सकता है कि भी हमें हीमोफीलिया है ना। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का एक रेयर, बहुत ही कम लोगों में, लेकिन बहुत ही गंभीर एक समस्या है। यानी कि यदि रक्तस्राव, जैसे छोटी मोटी चोट में तो ठीक है कि भाई हमने अपने प्रयास किए, लेकिन अगर बड़ी चोट कोई लग जाए और उस बड़ी चोट में जो है वो रक्तस्राव, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नहीं है ना, तो वो जो है अति रक्तस्राव की वजह से जो है इवन डेथ तक हो सकती है। बिल्कुल सर। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे मेजर कॉजेज, ऐसे रीजन क्या है जिनसे हीमोफीलिया होता है? इसका जो प्रमुख कारण है जी, और वाइडली नोन जो कॉज है वो है जेनेटिक्स, है ना। हम देखते हैं कि भाई जैसे ये एक तरीके से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी हम इसको कह सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम में अक्सर ये देखने को मिलता है, और जो जीन रिस्पॉन्सिबल है क्लोटिंग के लिए, है ना, उन जीन का न होना, एब्सेंट होना या उसका कम होना जो है
ये निर्धारित करता है कि भी हीमोफीलिया होगा। तो मुख्य कॉजेज़ के अंदर जेनेटिक्स जो है एक मेन रीज़न है। और हम देखते हैं कि भाई क्योंकि एक्स क्रोमोसोम से ये अटैच रहता है तो बहुत सारी संभावना ये बनी रहती है कि भी जो मेल है, जो पुरुष है, उसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि भी हीमोफीलिया होगा, यानी वंशानुक्रम में। ठीक है, तो अगर पेरेंट्स हीमोफिलिक हैं तो जो है जो लड़का है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर दोनों ही पेरेंट हीमोफिलिक हैं तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि भी 100% जो बच्चे हैं उन सभी को जो है हीमोफीलिया हुआ, वेदर शी इज़ गर्ल और बॉय, है ना। बिल्कुल, तो लड़का लड़की में तब फिर कोई फ़र्क नहीं रहता। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जैसे अगर एक पेरेंट को मतलब हीमोफीलिया है ना, ऐसे में लड़का अगर होगा तो उसमें संभावना ज़्यादा है कि भी 50% चांसेस होंगे कि भी उसको हीमोफीलिया होगा, और 25% चांसेस रहते हैं जिसमें कि फीमेल को, बच्चे को हो जाए, है ना। तो मुख्य कारण जो है इसका जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन और कंडीशंस में भी ये हम देखने को मिलता है कि भाई जैसे अति रक्तस्राव हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, या फिर हम अदर इन्फेक्शंस या HIV की बात करें उन केसेस में भी। लेकिन वो कैंसर में भी तो वो जो है ना एक तरीके से सेकेंडरी कंडीशन है ना। प्राइमरी जो कॉज है वो है जेनेटिक्स। जी सर, आगे चलते हैं प्रोग्राम के अंदर। सर, हीमोफीलिया के कितने टाइप है और ये किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है? ओके, क्योंकि जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर है जी, तो इसमें 3 तरह के मुख्य रूप से हम टाइप की बात करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो टाइप A एंड टाइप B हीमोफीलिया जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि ब्लड के अंदर एक तरीके से क्लोटिंग फैक्टर होता है ना। हम बार बार क्लोटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसमें। जैसे टाइप A जो हीमोफीलिया है, जो कि बड़ा कॉमन टाइप है, उसमें जो क्लोटिंग फैक्टर 8 है ना, क्लोटिंग फैक्टर 8 की जो कमी है ना, उस वजह से हीमोफीलिया हो जाता है। और टाइप B के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 जो है वो उसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया होता है। टाइप C जो कि और भी बहुत ही रेयर है, उसमें क्लोटिंग फैक्टर 11 है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हम निर्धारित कर पाते हैं कि भाई किसको क्या, कौन से टाइप का हीमोफीलिया है। बिल्कुल सर। टाइप जानने के बाद चलिए हम सर से ये जानना पसंद करेंगे कि सर ये जो हीमोफीलिया है इसके प्रिवेंशन के लिए और इसके जो टेस्ट हैं वो टेस्ट हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो प्रिवेंशन है उसके प्रिवेंशन के लिए हमारे द्वारा क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं? ओके, देखते हैं हीमोफीलिया में जो परेशानियां देखने को मिलती हैं, कई बार हमें पता नहीं चल पाता कि भी हीमोफीलिया है ना। और लेकिन जैसे ये प्रभावित करता है हमारा इवन इंटरनल ब्लीडिंग को भी, है ना। जैसे खास करके जोड़ों में रक्तस्राव होने लगता है, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और कई बार तो जो है मलमूत्र में भी जो है रक्तस्राव होने लगता है। बिल्कुल सर। तो अगर हम एक आइडेंटिफिकेशन की बात करें, पहचान की बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि छोटी मोटी खरोंच या छोटे मोटे चोट लगने पे भी अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, हम ये महसूस कर रहे हैं, ये हमें ऐसा लग रहा है कि अन्य लोगों की अपेक्षा ये ब्लीडिंग जो है ज़्यादा समय तक हो रही है, तो तुरंत जो है हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है। तो मतलब एक तो ये जैसे ब्लीडिंग कि भाई एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मतलब हल्की फुल्की चोट लगी है तब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ना। कई बार तो जो है ब्रश करते हुए भी जो है ब्रश लग गया तो उससे मुंह में ब्लीडिंग हो रही है ना, नाक से ब्लीडिंग हो रही है। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है कि भी अगर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है तो हो सकता है कि आपको हीमोफीलिया हो। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास 2 तरह की जांच इसमें होती हैं, है ना। एक तो जैसे कि ब्लड का क्लोटिंग टाइम चेक किया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो टेस्ट है उसमें टाइप जानने के लिए, है ना, कि क्लोटिंग फैक्टर कौन सा कम है, ये जानने के लिए टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट के माध्यम से हम जान पाते हैं कि भी हीमोफीलिया है, कौन सा टाइप है। जी बिल्कुल सर, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी।
all joints involved in excess bleeding or sometimes simple tear, rupture tear or wound also involve in excess bleeding with hemophilia। और नेजल हेमरेज, सर ने बोला नाक से जो खून आता है, तो नेजल हेमरेज होता है धूप में जाने से या कभी चोट लग जाने से या टूथब्रश करते समय यदि हल्का फुल्का भी हमें पुश ब्रश के द्वारा हो जाता है हमारे मसूड़ों को, तो उस समय भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि वाकई में ये कंडीशन हीमोफीलिया की है या इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। साथ में सर से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सर ये जो हीमोफीलिया है ये रेयर डिजीज है या क्रोनिक डिजीज है, और साथ में क्या इसको हम डिसेबिलिटी की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं? अमित जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें आपका उत्तर भी शामिल है कि हीमोफीलिया बिल्कुल एक रेयर डिजीज़ है ना, लेकिन ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि डिसेबिलिटी तक ले जाती है, और इसी कारण से ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत 21 डिसेबिलिटी के अंदर इसको रखा गया है। बिल्कुल सर। तो डेफिनेटली ये एक डिसेबलिंग कंडीशन है, क्योंकि हमारी जो एक्सेस ब्लीडिंग की जो समस्या है ये हमारे जो दैनिक कामकाज है ना, डेली लिविंग है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट डालती है, जिसमें कि हम अपने जो आम जीवन को जीने में हमें कठिनाइयां होने लगती हैं। तो इसीलिए इसको डिसेबिलिटी के श्रेणी में भी रखा गया है। बिल्कुल सर जी। सर ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी प्रकार के डिसेबिलिटी हैं, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, एक के बाद एक हमारे प्रोग्राम में उन डिसेबिलिटी से रिलेटेड सभी विषयों का आगमन और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का मुख्य ऑब्जेक्ट जिसे हमें इन फ्यूचर प्राप्त करना है MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के क्रियान्वयन से, तो हमारे खास विशेषज्ञ डॉक्टर ढालवाल सर की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि सर न तो हमारे संस्थान बल्कि हमारे डिसेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ही मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं इसकी अवेयरनेस और इसकी जागरूकता के लिए। सर से चलिए हम अंत में जानते हैं कि सर समाज को आपके द्वारा और मनोविज्ञान पुनर्वास केंद्र जिसके आप स्वयं इंचार्ज हैं, तो क्या आप संस्थान को कुछ अपने माध्यम से कोई ऐसा गूढ़ संदेश देना चाहेंगे कि जिससे वो हीमोफीलिया के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी हीमोफीलिया की जानकारी दे सकें कि कैसे विटामिन के की सहायता से इससे निजात पाया जा सकता है? ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जी, है ना। तो इसमें हम डायरेक्ट रूप में अगर हम देखें कि भी विटामिन्स का रोल की बात अगर करें तो डायरेक्ट रोल एज सच नहीं है, लेकिन जब हम इसको मैनेज करने या ट्रीट करने की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक तो यही हुआ कि भाई हम चोट आदि से बचें, है ना। हम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि भाई ऐसी रिग्रेस आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। अगर इन्वॉल्व होना है तो अपने प्रॉपर एक डॉक्टर की देखरेख संरक्षक में हम उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भाई इसमें जो इवन इंटरनल ब्लीडिंग भी जो है वो हो जाती है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है ना, जिसको कि कई बार हमें बाहर से देखने में पता नहीं चलता है ना सर, बिल्कुल, लेकिन वो स्वेलिंग आ जाती है और हम कई बार जान नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिग्रेस जो एक्सरसाइजेज हैं या स्पोर्ट्स है उसके अंदर जो है बिना डॉक्टरी सलाह के ना जाएं, है ना। फिर जैसे विटामिन के की आपने बात करी, तो डेफिनेटली विटामिन के जो है वो थक्का बनने में जो है मदद करता है। तो ऐसे, और ये ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, तो ये मतलब एक घरेलू उपाय के रूप में भी हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या विटामिन के सप्लीमेंट्स लिया जा सकता है ना। लेकिन जो भी मेडिसिन वगैरह की अगर हम बात करें तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना ली जाएं, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, है ना। और छोटी मोटी चोट, इनसे जितना बचाव हो सके उतना बचाव करने की कोशिश करें, लोगों को जागरूक करें, है ना। ये जान लें, खुद भी जानें, औरों को भी बताएं कि ये भी एक डिसऑर्डर है और जो कि दैट में लीड टू डिसेबिलिटी। तो ऐसे में जिनको हम पहचान लेते हैं उनके लिए समानुभूतिपूर्वक
रवैया रखें, है ना, उनकी मदद करने का प्रयास करें और अधिक से अधिक लोगों को हीमोफीलिया के बारे में या ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसेबिलिटिंग फैक्टर्स हैं, उसके बारे में अवेयर करवाएं, है ना। तो जागरूकता ही जो है बचाव है। जितना ज़्यादा हम जागरूकता फैलाएंगे, जितना ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, उतना जल्दी अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट, है ना, उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे। अर्ली प्रिवेंशन जो है कर पाएंगे। इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, इवन जेनेटिक काउंसलिंग, अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये नोन फैक्टर है कि भाई जेनेटिक्स जो है रोल प्ले करती है। एक पेरेंट अफेक्टेड है तो कितना चांसेस होगा, अगर दोनों ही पेरेंट अफेक्टेड है तो कितने चांसेस है हीमोफीलिया के। तो ऐसे में अगर हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं तो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिसऑर्डर को। तो ये भी एक चीज़ है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई अगर हीमोफीलिया डायग्नोज होता है तो ज़रूर जो है जेनेटिक काउंसलिंग में जाएं, और जैसे ताकि हम जान सकें कि आने वाली जो संतानें हैं उनमें कितना प्रतिशत चांसेस, संभावना है कि हीमोफीलिया होगा। बिल्कुल सर ने हमें बहुत सी अच्छी जानकारियाँ दी, और सर हमेशा ही डिसेबिलिटी अवेयरनेस के ऊपर तत्पर होकर के कार्य करते हैं। सर, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच।